हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो अब की बार पूछे जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सुपर फास्ट 30 क्वेश्चंस, पार्ट 1 है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्ति के करीब जीव या वायु प्रदूषण। तो अगर आपको लगता है कि आप आंसर खुद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आंसर खुद कीजिए, फिर आंसर को चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलुप्ति के करीब जीव। सेकंड प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो सारस क्रेन है। चलिए तो साथ ही हम जान लेते हैं कि राजकीय जो पशु है यूपी का वो क्या है। तो पशु का अगर बारे में हम बात करें तो वह है बारहसिंघा, और इसका राष्ट्रीय पुष्प जो है, राजकीय पुष्प जो है पलाश। राज्य के चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए, 2 मछली है और एक धनुष। 2 मछली और एक धनुष का जो चिन्ह है वो इनका राज्य चिन्ह है। यूपी का राज्य चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या कहता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको रिसर्च अनुसंधान करवाए जाते हैं, और इसका जो आंसर है ये कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ है? देहरादून में। और इसकी जो स्थापना जो है वो 1982 में हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए भारत में जो थारू जनजाति है वो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, नेपाल में या सभी में कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी है और उत्तर प्रदेश और नेपाल, मतलब तीनों ही आंसर जो है बिल्कुल सही हैं। सभी जगह जो है वो थारू जनजाति पाई जाती है। अगली बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न कहता है कि जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऐसा परिवर्तन एक्शन प्लान, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला पहला जो राज्य है वो है दिल्ली। 6ठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में विश्व की सूची से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है, जिसको अब 2017 में सूची से निकाल दिया गया है कि वो वृक्ष ही नहीं है, तो उसको हमने माना है बांस। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। प्रश्न 7 क्या कहता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या होनी चाहिए? 35 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल या 90 डेसिबल। तो इसका सही आंसर होगा 55 डेसिबल। चलिए प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। इकोसिस्टम शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया है, या हम कह सकते हैं किसने प्रयोग किया इस शब्द का, या किसने दिया है इस शब्द को? डॉक्टर विटेकर ने, डॉक्टर ओडम ने, AG टॉन्सले ने या डॉक्टर RD मिश्रा ने। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर AG टॉन्सले ने। प्रश्न 9 क्या कहता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हम साथ साथ हम शॉर्ट्स भी बनाते हैं। जो शॉर्ट्स अगर आप देखते होंगे तो आपकी लगातार साथ साथ तैयारी भी हो रही होगी। तो जितनी भी पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आ रही हैं सबको बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत फायदा होगा आपके पेपर में। जब आप प्रश्न अपने करेंगे एग्जाम के टाइम पे तब आपको लगेगा कि सब कुछ किया हुआ है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर, बी ऑप्शन, 16 सितंबर, 16 दिसंबर और 18 दिसंबर। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो पहले से जानते होंगे कि ये जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो भी आप पहले से जानते होंगे, अगर आपने सारे शॉर्ट्स जो है वो अच्छी तरह से देखे होंगे। तो ये मनाया जाता है 22 मई को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। प्रश्न 11 क्या कहता है? विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? चलिए इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 जो था वो पाकिस्तान में मनाया गया था, और इसमें पाकिस्तान ने इसकी जो थीम रखी थी वो क्या रखी थी कि पारिस्थितिकी
तंत्र बहाली मीन्स इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये हम पहले से बात कर चुके हैं कि इकोसिस्टम को दोबारा से रिस्टोर करना, उसको रेस्टोरेशन करना, तो ये भी हम बात कर चुके हैं। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हम 12वें क्वेश्चन की। ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पहला कहता है कि हमारी वायुमंडल में ओजोन का जो प्रतिशत है वो 7.58 है प्रतिशत है। दूसरा कहता है शोभ मंडल में उपस्थित ओजोन जो है वो उत्तम है। ओजोन समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि करता है। और लास्ट ऑप्शन कहता है कि ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। तो ये जो आप ऑप्शन अगर आपको कंफ्यूजिंग लगते हो तो सबसे पहले आप इनको सेलेक्ट करते जाइए कि कौन कौन से ऑप्शन गलत लग रहे हैं, कौन कौन से ठीक लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला ऑप्शन जो बिल्कुल गलत लग रहा है कि इसकी जो प्रतिशत है वो 7.58% जो दे रखा है ये बिल्कुल गलत दे रखा है। शोभ मंडल में ओजोन होती नहीं है, ये समताप मंडल में होती है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं कि समतापमंडल में जो होता है ये ओजोन होता है, पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही खत्म होता जा रहा है, जिसकी छेद होता जा रहा है, इस ओजोन की जो परत है इसके अंदर छेद होता जा रहा है, तो इसने का क्लोरोफ्लोरोकार्बन की में वृद्धि करता है, तो ये भी गलत हो गया। जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा कि ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित करके ऑक्सीजन निर्मित करता है, ये बिल्कुल सही है और हमें कैंसर से बचाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 13 पे। प्रश्न 13 कहता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है ये आपको पहले से पता होगा, अगर आपने सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले से पता होगा कि ये 22 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं है, सब याद रखना चाहिए आपको। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न 14 की। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक को चुने हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें दो तरह के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जो जैविक घटक होते हैं उसमें सारे लिविंग बींग्स मीन्स जीव जंतु आते हैं, और अजैविक में हमारे मृदा, सूर्य का प्रकाश, इस तरह के जो घटक हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं वो सब इसमें आते हैं। तो जैविक में सिर्फ एक ही घटक लग रहा है, देखो क्लोरोफिल जो है वो अजैविक है, सूर्य का प्रकाश अजैविक है और मृदा भी अजैविक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है जो जैविक में जा रहा है वो है हमारे प्लवक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर्स, ये रेंडियर्स की जो स्पेलिंग है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, रेंडियर्स जो है वो कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। मानसून में, गर्म मरुस्थल में, टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश या टैंगा प्रदेश। तो हम पहले से यहाँ पे बात कर चुके हैं कि जब हमने अपने अक्षांश और देशांतर की जब बात की थी तो जो भी हमारे जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन या वनस्पति होती है। तो यहाँ पे जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं यहाँ पे किस तरह के जीव पाए जाते हैं, तो उसी की बात यहाँ पे की गई है। जो टुंड्रा प्रदेश हमारे ठंडे प्रदेश है यहाँ पे रेंडियर्स हैं, तो ये सी ऑप्शन सही जा रहा है, रेंडियर्स हैं। अगर यहाँ पे ध्रुवीय भालू आपसे पूछा जाता, ठीक है, ध्रुवीय भालू अगर आपसे पूछा जाता तो भी आप यही ऑप्शन चूज करते। साथ ही साथ कैरिबो भी एक ऐसा ही जीव है जो कि ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो इसके ध्रुवीय भालू, कैरिबो और रेंडियर्स, ये तीनों की तीनों ही ठंडे टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। और सारी वेजिटेशन, अगर आपने ये जो वीडियो हमने इक्वेटर वाली, अक्षांश और देशांतर वाली जो वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप ज़रूर जाके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।